हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस विक्रम सिंह एंड वेलकम टू अफोर्डेबल क्लासेस। जेआईजीएल की आज हमारी क्लास है और जेआईजीएल की आज हम एक क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है लॉ रिलेटिंग टू टोट्स। टोट से रिलेटेड लॉ क्या है? जो ये लॉ रिलेटिंग टू टोट है ये एक्चुअल में ये नोटिफाई नहीं हुआ था लॉ। ये एक अनरिटन लॉ है। ये क्या है? अनरिटन लॉ है, जिसको ये लॉ अनरिटन है जिसको पार्लियामेंट ने नहीं बनाया। नोट मेड बाय द पार्लियामेंट। लॉ ऑफ टोट जो है ये एक अनरिटन लॉ है। प्रॉपरली ये लॉ रिटन में नहीं है, पार्लियामेंट ने इस लॉ को नहीं बना रखा, फिर भी इसको फॉलो किया जाता है ओरली। ये लॉ जो है इंग्लैंड के अंदर बहुत फेमस है। इंडिया को छोड़ के इंग्लैंड के अंदर जो ये लॉ है बहुत फेमस है। अब मैं बात करता हूं लॉ रिलेटिंग टू टोट। टोट वर्ड, ये टोट होता क्या है? टोट टोट जो होता है एक फ्रेंच वर्ड है। ये क्या है? फ्रेंच वर्ड है। फ्रेंच वर्ड जिसका अगर मैं इंग्लिश में बात करूं, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है रोंग, गलत। लॉ रिलेटिंग टू टोट मीन्स लॉ रिलेटिंग टू रोंग, किसी गलत के खिलाफ। इसका सिंपली मीनिंग होता है रोंग। बट एवरी रोंग यहां पे लिखता है बट एवरी रोंग बट एवरी रोंग और wrongful act, every wrong or wrongful act is not a tort। कोई भी रोंग हो जाए या wrongful act हो जाए वो टोट नहीं। तो टोट में कौन सा रोंग आएगा? हिंदी में लिखो, हर गलत हर गलती या गलत काम टोट नहीं है। तो टोट के अंदर TORT, टोट के अंदर कौन से गलत काम आते हैं? कौन से गलत काम आते हैं? तो क्वेश्चन आता है कि भाई टोट के अंदर कौन से गलत काम आते हैं? बात करते हैं। यहां पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, टोट के अंदर कौन से गलत काम आते हैं? लिखो, टोट इज अ काइंड ऑफ सिविल रोंग। इसके अंदर सिविल नेचर के इसके अंदर सिविल नेचर के रोंग आते हैं। टोट के अंदर सिविल नेचर के रोंग आते हैं और क्रिमिनल नेचर के रोंग के केस में लॉ ऑफ टोट एप्लीकेबल नहीं होता। और क्रिमिनल नेचर के जो रोंग है, क्रिमिनल नेचर के जो रोंग है वहां पर लॉ ऑफ टोट एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये सिर्फ वहीं एप्लीकेबल होगा जहां पर सिविल रोंग होंगे। लॉ ऑफ टोट सिर्फ
कहाँ एप्लीकेबल होगा? जहां पर सिविल रोंग होंगे। और रोंग लॉ के अंदर पब्लिक रोंग भी हो सकता है या प्राइवेट रोंग भी हो सकता है। पब्लिक के साथ कोई गलत हुआ है या प्राइवेटली किसी के साथ कोई गलत हुआ है, इसमें दोनों की दोनों पर चलती है। सिविल रोंग क्या है? अगर किसी के साथ प्राइवेट रोंग हुआ है। क्रिमिनल रोंग क्या है? अगर पब्लिकली रोंग हुआ है। समझ लो। तो ये होता है टू काइंड ऑफ रोंग, सिविल रोंग, क्रिमिनल रोंग। किस रोंग के ऊपर लॉ ऑफ टोर्ट एप्लीकेबल होता है? लॉ ऑफ टोर्ट एप्लीकेबल होता है सिविल रोंग के ऊपर। और ये किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता? ये क्रिमिनल रोंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट के अंदर टोर्ट की डेफिनेशन दे रखी है। अगर मैं बात करूं सेक्शन 2 क्लोज एम, सेक्शन 2 क्लोज एम ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, सेक्शन 2 क्लोज एम ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, इसके अंदर टोर्ट की डेफिनेशन दे रखी है। और टोर्ट की डेफिनेशन क्या है? इसमें बताया गया है टोर्ट मीन a civil wrong. टोर्ट मीन अ सिविल रॉन्ग। टोर्ट का मतलब क्या होता है? टोर्ट का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली, जो कि क्या नहीं है, ऐसा रोंग जो कि पूरी तरह से क्या नहीं है, कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। कोई सिविल रोंग हुआ है लेकिन वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली a breach of contract या फिर breach of trust, ये नहीं है। लिमिटेशन एक्ट कहता है कि टोर्ट मतलब सिविल रोंग विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली a breach of contract और a breach of trust, that's called tort। अब क्या है, हमें दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखने हैं। हमें दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट देखने हैं। अगर ऊपर जितना हमें अभी तक पढ़ा है उसमें दो चीजें हमें कंसीडर करनी है। जो टोर्ट होता है, टोर्ट इज अ टाइप्स ऑफ सिविल इंजरी। टोर्ट इज अ टाइप ऑफ, जो टोर्ट होता है, टोर्ट इज अ टाइप ऑफ सिविल इंजरी, या तो सिविल इंजरी है या फिर रोंग है, रोंग। बट इट नॉट इंक्लूड क्रिमिनल रोंग। इसके अंदर क्रिमिनल रोंग नहीं आता, ये क्रिमिनल रोंग के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। समझ आ गया? एवरी सिविल रोंग इज अ नॉट अ टोर्ट, और हर सिविल रोंग भी क्या नहीं होता? लिखो, और हर सिविल रोंग भी टोर्ट नहीं होता। और हर सिविल रोंग भी टोर्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाई एवरी सिविल रोंग इज नॉट अ टोर्ट, सच अ रोंग शुड रिजल्ट इन लीगल डैमेज, सच अ रोंग शुड रिजल्ट इन लीगल डैमेज। भाई सिविल रोंग मतलब ये हर तरह के सिविल रोंग पर एप्लीकेबल होता है टोर्ट,
बट ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सिविल रॉन्ग इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, जो टोट है, टोट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, टोट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन, टोट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यह वैसे तो सिविल रोंग है बट ये इस पे एप्लीकेबल नहीं होता, ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे एप्लीकेबल होता। क्लियर है, इस पे एप्लीकेबल नहीं होता। सच अ रोंग शुड रिजल्ट इन लीगल डैमेज, जहां पे लीगल डैमेज है, जहां पर लीगल डैमेज है, वहां पर टोट एप्लीकेबल होता है, वहां पर टोट एप्लीकेबल होता है, जहां पर लीगल डैमेज हो रहा है वहां पर टोट एप्लीकेबल होता है। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर ये काट दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से बात करते हैं। जर्नल कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ टोट, को टोट की लाइबिलिटी कब राइज होती है, जर्नल कंडीशन, जर्नल कंडीशन ऑफ लाइबिलिटी फॉर अ, ऑफ लाइबिलिटी फॉर अ टोट की लाइबिलिटी के लिए जर्नल कंडीशन क्या है। टोट कंसिस्ट ऑफ, लिखो, अगर मैं जर्नली बात करूं, इन जर्नल, जो टोट है, टोट related to tort related to some act और omission, जो टोट है वो उन काम और उन गलतियों से जुड़ा है जो कि किसने की है, डन बाय द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट, whereby he has without reasonable cost, without reasonable cost, without reasonable cause harm to plaintiff, without reasonable cause some harm to plaintiff, plaintiff, ये कहना चाह रहा है कि टोट मीन्स द एक्ट और ओमिशन डन बाय द डिफेंडेंट। टोट क्या है, उन काम से जुड़ा होना या उन गलतियों से जुड़ा होना जो कि किसने की है, डिफेंडेंट ने की है, जहां पर वो बिना किसी कारण के, विदाउट एनी रीजनेबल कॉस्ट, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉस्ट, हार्म करता है किसको, प्लेंटिफ को, प्लेंटिफ को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पर एक टोट, हम कब कहेंगे कि यहाँ पर टोट है, उसके लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। कब हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे टोट है, टोट की लायबिलिटी कब अराइज होती है, उसके लिए 3 कंडीशन है। टोट की लायबिलिटी कब अराइज होती है, उसके लिए 3 कंडीशन। पहला, कोई wrongful एक्ट और omission,
बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के द्वारा कोई गलत काम किया गया, कोई गलती की गई, है ना, बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के द्वारा कोई गलत काम किया गया, कोई गलती की गई, पहली कंडीशन तो ये है। उस रॉन्गफुल एक्ट की वजह से क्या हुआ है, लीगल डैमेज हुआ है, लीगल डैमेज हुआ है टू द अनदर, किसी दूसरे को क्या हुआ है, लीगल डैमेज हुआ है। और भाई उस लीगल डैमेज का नेचर ऐसा होना चाहिए, नेचर द wrongful act must be of such nature, जो wrongful act है, जो wrongful act है उसका जो नेचर है ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से क्या हो, एक लीगल रेमेडी मिल रही है, हैज टू गिव अ लीगल रेमेडी। क्लियर है भाई? पहले क्या है, एक wrongful act होगा या ओमिशन होगी, दूसरा क्या है, लीगल डैमेज है। पहले wrongful act की वजह से लीगल डैमेज, और wrongful act की वजह से वो उस नेचर का होना चाहिए, wrongful act must be of such a nature has to give a rise to a legal remedy। अगर ये चीज तीन कंडीशन है, कोई भी गलत काम, डैमेज और रेमेडी, जहां पर कोई क्या हो, गलत काम हो, कोई गलती हो, उस गलती की वजह से, उस गलत काम की वजह से क्या हो रहा है, लीगल डैमेज हो रहा है, कोई इंजरी हो रही है किसी दूसरे पर्सन को। और लीगल डैमेज जो है, जो रॉन्ग एक्ट है, जो गलत काम है, गलत काम का नेचर ऐसा है कि उससे क्या मिल रही है, गलत काम अगर आपने किया तो आपको लीगल रेमेडी मिलेगी, किसी पर्सन को लीगल रेमेडी मिल रही है। तो ये तीन कंडीशन होना जरूरी है, रॉन्गफुल एक्ट, लीगल डैमेज एंड लीगल रेमेडी। लीगल डैमेज की वजह से लीगल रेमेडी मिल रही है तो वो होना चाहिए। क्लियर है? रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है वो बात करते हैं। अब यहां पे आता है रॉन्गफुल एक्ट क्या होता है। रॉन्गफुल एक्ट क्या मीनिंग होता है, रॉन्गफुल एक्ट का बात करते हैं। क्या मीनिंग होता है रॉन्गफुल एक्ट का, उसकी बात करते हैं। द एक्ट complaint, the act complaint, the act complaint of should under the circumstanced be legally wrongful, as regard the party complaining, as regard the party complaining, as regard the party complaining। ये कहना चाह रहा है कि जो पार्टी कंप्लेन कर रही है, जो काम, किसी काम को कंप्लेन किया गया है, वो ऐसी सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशन के अंदर उसको कंप्लेन किया गया है जो कि क्या है, लीगली रॉन्गफुल है ना। सर्कमस्टांस बी लीगली रॉन्गफुल एज रिगार्ड द पार्टी कंप्लेन, उसे बोला जाता है जिन सिचुएशन के अंदर किसी काम को क्या किया जाए, कंप्लेंट किया जाए, और वो क्या है, वो जो सिचुएशन है वो लीगली रॉन्गफुल है, तो उसे बोला जाता है एज रिगार्ड द पार्टी कंप्लेनिंग, एज रिगार्ड द wrongful act। द पार्टी कंप्लेनिंग एनी एक्ट which is complained by the party under the circumstance be legally wrongful, है ना। जिस काम को ऐसी सिचुएशन के अंदर कंप्लेंट किया गया जो कि क्या है, लीगली रॉन्गफुल है, तो उसे रॉन्गफुल एक्ट माना जाता है। दूसरा,
लीगल डैमेजेस क्या होते हैं? लीगल डैमेजेस, इट मीन्स अ डैमेज विच इज द लॉ रिकॉग्नाइज एज देयर शुड बी इंजरी टू द पार्टी। भाई लीगल डैमेज क्या होती है? ऐसी डैमेज जिसकी वजह से किसी पार्टी को क्या हो रही है? इंजरी हो रही है। लीगल डैमेज मीन्स, इट मीन्स, legal damage means, it means a damage which the law, which the law recognize has such there should be, there should be injury to party, injury to party। भाई कोई ऐसा काम जिसको बताया गया है कि ऐसे काम होने की वजह से अगर किसी पार्टी को इंजरी हो रही है, मीन्स अ डैमेज, ऐसी डैमेज जिसकी वजह से पार्टी को क्या हो रही है? इंजरी हो रही है, उसे लीगल डैमेज बोला जाता है। ऐसी डैमेज जिसको लॉ ने रिकॉग्नाइज किया गया है कि इन डैमेज की वजह से अगर किसी पार्टी को इंजरी हो रही है तो ये लीगल डैमेज है, जिसको लॉ के अंदर क्या किया गया है? रिकॉग्नाइज किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कंसेप्ट ऑफ डैमनम, कंसेप्ट ऑफ, लिखो आगे, कंसेप्ट ऑफ डैमनम सिन इंजूरिया, कंसेप्ट ऑफ डैमनम सिन इंजूरिया क्या होता है, एंड इंजूरिया सिम डैमनम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से सुनना, एग्जाम में आने का पूरा चांस रखता है, तो आप ध्यान से सुनो। इंजूरिया सिन डैमनम क्या होता है? एक होता है कंसेप्ट डैमनम सिन सिने इंजूरिया, डैमनम सिन इंजूरिया, और दूसरा इंजूरिया सिने डैमनम। क्या होता है बात करते हैं। डैमनम का मतलब क्या होता है? पहले तो हम डैमनम का बात करते हैं। डैमनम, डैमनम, डैमनम का मतलब होता है डैमेज, लॉस और हार्म इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ। डैमेज होना या लॉस होना या हार्म होना इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ, एक्सेट्रा। ये होता है डैमनम, ये होता है डैमनम। डैमनम का मतलब होता है डैमेज होना, लॉस होना, हार्म होना, किसकी? मनी, कंफर्ट होता है। सीने का मतलब होता है विदाउट, सीने का मतलब क्या होता है? विदाउट। इंजूरिया का मतलब क्या होता है? इंजूरिया, इंजूरिया का मतलब होता है, इंजूरिया का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट कंफर्ट बाय द लॉ। इसका मतलब क्या होता है? इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट कंफर्ट बाय द लॉ। लॉ के द्वारा किसी प्लेंटिफ के राइट जो है ना, लॉ के अंदर किसी, लॉ के अंदर किसी, अगर जो क्या कहते हैं, प्लेंटिफ का राइट जो है इन्फ्रिंज हो रहा है, तो ऐसे उसको बोला जाता है इन्फ्रिंजमेंट। डैमनम का मतलब होता है डैमेज, लॉस, हार्म इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी, कंफर्ट, हेल्थ।
सीने का मतलब होता है विदाउट, इंजुरिया का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। तो ये होता है डैमनम सिन इंजुरिया। डैमनम सिन इंजुरिया का मतलब होता है डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। उसके बाद दूसरा होता है इंजुरिया सिन डैमेज का होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट विदाउट डैमेज। तो अब हम पढ़ते हैं डैमनम सिन इंजुरिया क्या होता है। पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है डैमनम सिन इंजुरिया। पहला कंसेप्ट हमारे पास आता है डैमनम सिन इंजुरिया। डैमनम सिन इंजुरिया ये क्या होता है बात करते हैं। The maximum mean that in the given case man have suffered damage and he have yet have no action in tort। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि द मैक्सिमम मीन दैट, इसका मतलब होता है डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, बिना इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट के डैमेज होना, कोई भी डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट। इसमें क्या लिखता है ये डैमनम सिन इंजुरिया में क्या लिखता है, इसका मतलब होता है मीन्स अ मैन हैव सफर्ड डैमेज। इसका मतलब क्या है, मीन्स अ मैन हैव suffered damage, a man have suffered damage, किसी आदमी को मान लो कोई डैमेज हुआ है, and yet have no action in tort, and yet have no action in tort, no action in tort because the damage not to an interest protected by the law of tort, because the damage not to an interest protected by the law of tort, therefore causing damage however substantial to another person is not actionable in the law unless there is a violation of legal right। ये कहना चाह रहा है कि डैमनम सिन इंजुरिया में अगर किसी पर्सन के लीगल राइट को इन्फ्रिंज हुए बिना कोई डैमेज हुआ है तो ऐसी डैमेज लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर क्या नहीं होगी, कवर नहीं होगी। समझ आ गई, ऐसी डैमेज अगर बिना लॉ के, बिना किसी पर्सन के राइट को इन्फ्रिंजमेंट किए हुए कोई डैमेज हुई है तो ऐसी डैमेज को, ऐसी डैमेज के रिगार्डिंग नो एक्शन विल बी टेकन इन द लॉ ऑफ टॉर्ट, येट हैव नो एक्शन इन अ टॉर्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर इस तरह के डैमेज को कवर नहीं किया जाता बिकॉज the damage not an interest protected, not an interest protected by the law of tort, by the law of tort। इस तरह का जो डैमेज है, इस तरह की डैमेज क्या है, बिकॉज ऐसी डैमेज यहाँ पर किसी इंटरेस्ट जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कवर है, यहाँ पर किसी ऐसे राइट जो कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कवर है उसका डैमेज नहीं होना, तो इसीलिए यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इन द कोर्ट, इन द लॉ ऑफ टॉर्ट। देयरफॉर कॉजिंग डैमेज, लिख आगे बढ़ते हैं। Therefore, causing damage, however
substantial to another person. However, substantial to another person is not actionable in the law, is not actionable, no actionable in the law unless there is a violation of the legal right of the, unless there is also violation of legal right of a plaintiff. अभी समझ आया क्या है? डैमनम सिम इंजीरिया एक ऐसा मैक्सिमम है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसमें क्या होता है, किसी पर्सन को डैमेज तो होता है लेकिन वहां पर उसका जो राइट है वो उसका वोलेशन नहीं होता। ये लिखा हुआ है ना, डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट। डैमनम सिन इंजूरिया मतलब डैमेज विदाउट इन्फ्रिंजमेंट। इट मींस कि अगर किसी पर्सन को डैमेज तो हुआ लेकिन उसका जो राइट था वो वो वॉयलेट नहीं हुआ। इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है वॉयलेशन, इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है वॉयलेशन। वॉयलेशन मतलब यहाँ पे डैमेज तो हुआ लेकिन वॉयलेशन नहीं हुआ। यहाँ पे डैमेज तो हुआ लेकिन वॉयलेशन नहीं हुआ, वॉयलेशन नहीं हुआ। क्लियर है? तो जहां पर लीगल राइट का वॉयलेशन ना हो तो वहां पर लॉ ऑफ टॉर्ट, अगर कोई डैमेज हुई है और वहां पर लीगल राइट जो है वॉयलेट नहीं हुआ तो वहां पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। किसमें? लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर। ठीक है? कोई भी ऐसा डैमेज बिकॉज द डैमेज नोट, यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे डैमेज तो हुई थी लेकिन यहाँ पे विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट हुई थी। राइट यहाँ पे वॉयलेट नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ पे लॉ के अंदर कोई, लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। Therefore, causing damage, however substantial to another person, is not actionable in the law unless there is a, कोई भी डैमेज है, किसी को डैमेज हुई है, तब तक वो एक्शनेबल नहीं होगी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट जब तक कि क्या ना हो, वायलेशन ऑफ लीगल राइट ना हो। क्लियर है? समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। Thus, if I own a shop and you open a shop in neighborhood, मान लो मैंने क्या किया, कोई दुकान खोल रखी थी और आपने मेरे ही पड़ोस में कोई दुकान खोल ली, इसकी वजह से क्या हुआ, मेरी सेल कम हो गई और मुझे लॉस होना शुरू हो गया। और तो मुझे डैमेज हुई है लेकिन यहाँ पे कोई मेरा राइट तो नहीं हो रहा। दुकान तो कोई भी ओपन कर सकता है, आपके पड़ोस में कोई दुकान है, आपने दुकान ओपन कर रखी है, आपका पड़ोसी भी दुकान ओपन कर सकता है। यहाँ पे आपको डैमेज तो हो रहा है, आपका जो सेल पहले हो रही थी हो सकता है अब कम हो, आपको लॉस तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका जो राइट है, जो लीगल राइट है, वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं हो रहा। इसीलिए फिर लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आपके पास राइट नहीं है। किस चीज के लिए? लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आपके पास किसी तरह से भी एक्शन लेने का राइट नहीं है। पहला समझ आ गया। दूसरा हमारे पास आ रहा है इंजूरिया सिने डैमनम। इंजूरिया सिने डैमनम का मतलब क्या होता है? इन्फ्रिंजमेंट, वायलेशन ऑफ राइट विदाउट डैमेज, वायलेशन ऑफ इंजरी विदाउट डैमेज। इसका मतलब होता है इंजूरिया सिन डैमनम का मतलब होता है इंजरी विदाउट डैमेज, डैमेज के बिना इंजरी होना। इंजरी विदाउट डैमेज मतलब इंजरी, बिना डैमेज के इंजरी होना। It means injury without damage, where there is no damage result yet there is an injury or wrong in tort, where there is an, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि भाई अगर, यहाँ पे ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर
कोई डैमेज ना होते हुए भी, अगर कोई डैमेज ना होते हुए भी आपको कोई इंजरी हुई है, आपको कोई इंजरी हुई है, तो तब भी आप क्या कर सकते हो, तब भी आप क्या कर सकते हो, एक्शन ले सकते हो अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। इसको क्या बोला जाएगा, येट इट इज एन इंजरी एंड अ रोंग इन द टॉर्ट। फिर भी इसको एक इंजरी बोला जाएगा, तब भी आप क्या बोला जाएगा, तब भी आप एक्शन ले सकते हो अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आप एक्शन ले सकते हो। इट मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज, वेयर देयर इज नो डैमेज रिजल्ट येट इट इज इन इंजरी और रॉन्ग इन टॉर्ट। वेयर देयर इज क्या है, उसके बाद क्या है, इंजूरियस इन डैमनम। इंजूरियस इन डैमनम को ये कहना चाह रहा है कि इट मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज वेयर देयर इज नो डैमेज रिजल्ट येट इट इज इंजरी और रॉन्ग इन द टॉप। कि भाई अगर देयर इज कोई यहां पर कोई रिजल्ट नहीं है, इट मीन्स इंजरी विदाउट डैमेज का मतलब वेयर देयर इज नो डैमेज रिजल्ट येट इट इज एन इंजरी और रॉन्ग इन टोट, वेयर देयर इज इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट नॉट रिजल्ट। अगर आपका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज हो रहा है, बेशक आपको कोई डैमेज नहीं हुई लेकिन आपका लीगल राइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है, तब भी प्लेंटिफ के पास राइट है, वो क्या कर सकता है, कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकता है टोट के लिए, ठीक है ना। तो thus the act of trespassing upon another is land is actionable even though there is it has no cause the plaintiff even the lightest harm। क्या है कि भाई हो सकता है किसी पर्सन को क्या ना है, डैमेज नहीं हुआ है, बट वहां पे क्या है, लॉ का वॉयलेशन हुआ है। तो लॉ टोट के अंदर लॉ का वॉयलेशन सबसे मैंडेटरी है। अगर कहीं पे भी लीगल राइट का वॉयलेशन हो रहा है तो वहां पर एक्शन लिया जा सकता है लॉ ऑफ टोट के अंदर। डैमेज अगर नहीं भी है फिर भी इंजरी हुई है, किसी लीगल राइट का वॉयलेशन हुआ है, वहां पे क्या है, एक्शन लिया जा सकता है अंडर द लॉ ऑफ टोट। तो आप इसको पढ़ना और इसको समझना अच्छे से। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं और वी विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन द अपकमिंग क्लास। आने वाली क्लास में हम इस चैप्टर को फिनिश